तो भारतीय संसद का विशेष सत्र चल रहा है और आप सभी जानते हैं कि इस विशेष सत्र में हम जो है अपनी जो इस समय संविधान सदन जिसका नाम रख दिया गया है, जो हमारी पुरानी संसद है, उससे जो है नई संसद में हमारी विधायिका आ चुकी है। और संसद का जो शुरुआती समय रहा, ये शुरुआत के 3 दिन 18 तारीख से अधिवेशन चालू हुआ, ये बहुत ही सकारात्मक रहे, क्योंकि कल आप सभी का जो महिला आरक्षण बिल था, जिसको हम नारी शक्ति बंधन विधेयक कहते हैं, लोकसभा से पारित कर दिया गया। और एक बात तो मानना पड़ेगा, जो मौजूदा सरकार है ना, देखिए इच्छा शक्ति और विल पावर की बात होती है कि यदि सरकार में इच्छा शक्ति है तो निश्चित तौर पे कोई भी कार्य हो जाता है। सरकार ने 19 तारीख को ये बिल आया था, जिस दिन ये पहला अधिवेशन का पहला दिन था, मतलब पहला दिन नए संसद में जो है सरकार बैठी थी। और तुरंत अगले दिन कल जो है लगभग 60 सांसदों ने बहस की, अपने विचार रखे, इस बिल के लिए अपने बहुत सारे वक्तव्य रखे। और इसके बाद ऐतिहासिक तरीके से ये विधेयक आपका 454 है ना, इस विधेयक के समर्थन में 454 लोगों ने समर्थन किया, 454 लोगों ने मतदान किया। हाँ, 2 लोगों ने जरूर इसका विरोध किया, जिसमें से अकबरुद्दीन ओवैसी थे और शायद इम्तियाज जलील करके हमारे सांसद थे। इन 2 लोगों ने इसके विरोध में, पक्ष में जो है उनके अपने खुद के कारण है। और इस बिल को जो है कहीं ना कहीं पे कुछ सारी चीज़ें वो अभी अब डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे बिल का इतिहास क्या रहा, महिला आरक्षण की क्या ज़रूरत थी और कैसे महिला आरक्षण में इतना लंबा समय लग गया। देश की आज़ादी के 75 साल लग गए हमें महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा से पारित कराने में। आज ये बिल, यानी आज 21 सितंबर है, आज ये बिल राज्यसभा में प्रस्तुत होगा और पूरी उम्मीद मान लीजिए कि राज्यसभा में ये बिल पारित हो जाएगा। मैं एक बात आपको यहां पर स्पष्ट कर देता हूं, चूंकि जो महिला आरक्षण विधेयक है ना आपका, ये एक संविधान संशोधन विधेयक है। ये आपका कल यानी कि 20 सितंबर को लोकसभा से पारित हो गया। 454 जो है वोट आपके समर्थन में पड़े थे, इसमें 2 वोट आपके जो है विपक्ष में डाले गए थे। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ी मेजोरिटी से पारित हुआ है। ठीक है, पर्ची के माध्यम से वोटिंग हुआ था प्रॉपर। इसमें ये लोकसभा है, आप देख रहे हैं, नई नवेली लोकसभा, मतलब सदन के मामले में। तो ये आपका सबसे पहली बात समझिए, यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था में आप सभी जानते हैं एक विधेयक होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो ये आपका जो है 28वां संविधान संशोधन विधेयक था। कैसा था? 28वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, अब 128वां, माफ कीजिएगा, 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। पारित हो जाता है यदि, फिर राष्ट्रपति की यदि अनुमति बन जाएगी तो ये आपका प्रॉपर जो है संविधान संशोधन बिल के तहत जो है आ जाएगा। उसका क्रम हम देखेंगे, क्या क्रम रहेगा इसका। लेकिन अब इसको दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक होता है संविधान संशोधन विधेयक को, और इसे विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। विशेष बहुमत का मतलब है संसद के जिस सदन में यह बिल पारित हो रहा है उसके टोटल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, मतलब एक तरीके से विशेष बहुमत चाहिए होता है। अभी भारतीय राज्य व्यवस्था की जो आप लोगों की क्लास चल रही है, मैम के द्वारा करवाई जा रही है, उसमें संविधान संशोधन आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया जा रहा है ना। तो मैंने भी आपको पढ़ाया डिटेल से। तो जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, जो उनमें से एक तो साधारण बहुमत से भी पारित होते हैं बहुत सारे, है ना, और एक विशेष बहुमत से पारित होते हैं। तो विशेष बहुमत में 2 प्रकार के बहुमत होते हैं, एक होता है कुल का बहुमत और दूसरा है उपस्थित और मतदान का बहुमत। तो ये 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य था। ठीक है, और कुछ जो है विधेयक ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें आधे जो हमारे राज्य विधानमंडल है उनकी भी स्वीकृति अनिवार्य होती है। आप सभी जानते हैं हमारा संविधान जितना लचीला है उतना कठोर भी है कई मामलों में। तो महिला आरक्षण विधेयक को विशेष बहुमत से पारित कर दिया गया है और ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जो है आया था, और हमारे जो कानून मंत्री हैं उनके द्वारा इसको लाया गया था और लोकसभा में सफलतापूर्वक ये विधेयक आपका पारित हो गया है। ठीक है, लोकसभा में 554 वोट जो है इसके पक्ष में पड़े हैं और 2 वोट जो है इसके विरोध में पड़े हैं। 21 सितंबर यानी आज के दिन ये राज्यसभा में पेश होने जा रहा है और पूरी बात तय मानिए कि राज्यसभा में भी ये विधेयक क्या होगा, आपका 100% इसमें जो है पारित हो जाएगा और ये बिल आपका बन जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में देखिए क्या होता है, वहां पर भी प्रॉपर डिस्कशन होगा, चर्चा होगी और फिर प्रॉपर इसको बिल को पारित कराया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझिए, अभी इसको लेकर के काफ़ी सारे जो है क्रिटिसिज्म भी है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई
ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है इसमें। मतलब इसको आप समझिए कि जो है इसमें जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, ये सामान्य वर्ग और जो एससी और एसटी वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए प्रॉपर आपको ये बिल इसको लेकर के काम होगा। 33% आरक्षण मिलेगा। जितनी भी सीटें होंगी देश भर में एससी एसटी और सामान्य वर्ग के लिए है, ओबीसी के लिए अभी इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया। बाकी एक बार जो है बिल जब पारित हो जाता है उसके बाद हम इसको और डिटेल से समझ पाएंगे। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, अभी जो वर्तमान में स्थिति है, ठीक है, वर्तमान की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है हमारे देश में, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कई सारे मुद्दों पर डिस्कस करना चाहता हूं कि इसका एक टाइमलाइन क्या रहा, एक इतिहास क्या रहा, कब कब इसकी मांग की गई और क्यों ये पारित नहीं हो पाया। देखिए सदन में लगभग सारे सदस्यों ने, लगभग 60 सदस्यों ने बोला था। विपक्ष में जो है सोनिया गांधी जी सहित राहुल गांधी ने भी अपने वक्तव्य रखे थे और सरकार ने तो अपने पक्ष रखे ही है। अब हम जो है महिला आरक्षण विधेयक की राजनीतिक कहानी समझने का प्रयास करेंगे। टोटल 4 प्रधानमंत्रियों ने प्रयास किया था। एचडी देवगौड़ा के बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये बिल फाइनली पारित करा दिया गया। तो एक लंबा इतिहास रहा है। अब देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पे आप एक डेटा देख पा रहे होंगे, लोकसभा में यदि आप देखें कि महिलाओं की स्थिति क्या रही है, तो यदि मैं 1999 की बात करूं, 1999, क्योंकि यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण को बेहतर करेगा, ठीक है, कहां पर, लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में। तो यदि आप 20 सालों का टेन्योर देखें तो 1999 में लगभग 49 महिलाएं थी, यानी टोटल सदस्यों का 9% ही महिलाओं का देखने को हम पाते हैं, ठीक है। दूसरा, 2004 में यदि हम देखें तो 2004 में यह संख्या थोड़ा सा और कम हो जाती है, 45 महिला सदस्य ही सदन में पहुंच पाती हैं, 8.3। और 2009 में जो है आपका जब इलेक्शन होते हैं तब महिलाओं की संख्या थोड़ी सी बढ़ती है, 59 महिलाएं पहुंचती हैं और 2014 में ये संख्या बढ़ के 62 हो जाती है और 2019 में लोकसभा में ये संख्या 78 अभी और बढ़ गई है। टोटल मेरे ख्याल से इसमें वर्तमान में जो है 82 के आसपास संख्या है। तो लगभग 15% आरक्षण आपका जो है लोकसभा में है, ठीक है, 15% आरक्षण आपका जो है लोकसभा में देखने को मिलता है। 15% आरक्षण लोकसभा में है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी महिला प्रतिनिधित्व है। अभी समय लोकसभा में टोटल 82 महिलाएं हैं, ठीक है, 82 महिलाएं हैं और 82 महिलाओं में से आप सभी जानते हैं टोटल 15% के आसपास लोकसभा की भागीदारी हम मान सकते हैं। इसके बाद राज्यसभा में टोटल महिला सदस्य हैं 31। यदि हम परसेंटेज की बात करें तो राज्यसभा में 13% आपका परसेंटेज है। स्टेट वाइज बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक परसेंटेज है। छत्तीसगढ़ में विधानसभाओं में 14.44% जो है महिलाओं का परसेंटेज है। फिर पश्चिम बंगाल और फिर झारखंड है ना। इसके बाद जो है 10 से 12% जो है बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, यहाँ की विधानसभाओं में 10 से 12% जो है आरक्षण है। इसके बाद जितनी भी विधानसभाएं सब में 10% से कम है। तो ऐसे में ये बिल यदि पारित हो जाता है तो श्योर हो जाएगा कि 33% जो है राज्य विधानसभाओं में और लोकसभा में महिलाओं की सीटें आरक्षित होंगी। जरूरत क्यों थी? देखिए देश की आबादी का 50% महिलाएं हैं, ये तो मान के चलिए। अब इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े वर्ग को यदि राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया, हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की बात की गई है, तो यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो तो महिला को हर उस जगह पे हमें बैठाना होगा जो पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग और जो आपके राजनीतिक के साथ साथ हर तरीके के उसका सशक्तिकरण करना पड़ेगा। कोई एक तरफ का सशक्तिकरण कर देने से सशक्तिकरण नहीं होंगे। और मैं सही बताऊं, सही अर्थों में आर्थिक सशक्तिकरण के बाद राजनीतिक सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले हमें आर्थिक, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना है, फिर आपका निश्चित तौर पे जो है जब आर्थिक सशक्तिकरण होगा महिला का तो वो शिक्षित भी होगी, वो स्वस्थ भी रहेगी, उसका राजनीतिक सशक्तिकरण भी होगा, अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को भी जानेगी और फिर सामाजिक सशक्तिकरण अपने आप हो जाएगा। जब समाज में राजनीतिक सशक्तिकरण हो जाता है, महिला मतदान कर सके, महिला जो है चुनाव लड़ सके, महिला राजनीतिक भागीदारी अपनी कर सके, अपना एक राजनीतिक ओपिनियन रख सके, तो निश्चित तौर पर फिर तो समाज में समता आएगी ही। तो ये नितांत आवश्यकता थी कि आजादी के बाद जो है इसको लागू किया जाए, लेकिन लंबा समय लग गया। अब यहां पर एक बात आपको मैं बताता हूं। देखिए आजादी के पहले से ही
जो है महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण की मांग चल रही थी आजादी के पहले से ही। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था हमारा, उस समय महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण के मुद्दे की चर्चा हुई थी। और यह चर्चा सरोजिनी नायडू, आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, या हम कहें कि कांग्रेस में अध्यक्ष भी रही हैं। 1925 में जब कानपुर अधिवेशन हुआ था तो राजनीतिक तौर पे सक्रिय थी सरोजिनी नायडू और बेगम शाहनवाज। ये ऐसे कई सारी महिला नेताओं ने कहा था कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। बात थी 1931 में। इसके बाद जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में खूब सारी बहसें हुई, वहां पर भी महिलाओं के राजनीतिक मुद्दों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर के। लेकिन आप खुद सोचें, हमारी संविधान सभा में भी महिलाओं की पर्याप्त संख्या थी, ऐसा नहीं था कि महिलाएं नहीं थी। ठीक है, संविधान सभा में भी महिलाओं की संख्या लगभग 15 के आसपास महिलाएं थी उस समय संविधान सभा में, लेकिन संख्या तब भी कम था। तो संविधान सभा में यह बोला गया कि जब हम अपना एक ऐसा देश बना रहे हैं जिस देश में जो है सबको बराबरी का अधिकार होगा, आर्टिकल 15 हमने डाल दिया है, फंडामेंटल राइट बना दिया है समानता के अधिकार को। आर्टिकल 15 के तहत किसी भी प्रकार का, चाहे वो लिंग आधारित भेदभाव ही क्यों ना हो, सभी प्रकार के भेदभाव हम समाप्त कर चुके हैं। तो ऐसे में आरक्षण जैसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोकतंत्र खुद ना खुद महिलाओं को जो है प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा और वो सदन पे जाएंगे। लेकिन एक लंबा टाइम लग रहा है ना। आप खुद देखिए, अभी ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं होता। इतने जो है विधायिका तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। आज वर्तमान में आप देखिए, पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। कई सारे राज्यों ने 50% आरक्षण भी दिया। बिहार पहला राज्य था जिसने 50% आरक्षण दिया। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, जो पितृसत्ता है, आप लोगों ने एक वेब सीरीज देखी हो पंचायत, वो सच्चाई है कि आज भी महिला चुन के तो आती है महिला के सीट से, लेकिन वहां पे प्रधानपति का कॉन्सेप्ट है ना। पता चला पंचायत में प्रधान, वास्तविक प्रधान महिला है ना, लेकिन प्रधानी चला कौन रहा है, उनके हस्बैंड चला रहे हैं। ये सच्चाई हमारी पितृसत्ता की। तो संविधान सभा में कई बार बहसें हुई और संविधान सभा ने यह कह करके टाल दिया कि भाई लोकतंत्र जो है आपका जो है महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा। इसके बाद 1947 में फ्रीडम फाइटर रेणुका रे, इन्होंने कहा कि भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों को सत्ता में आने के बाद महिलाओं के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता की गारंटी दी जानी चाहिए। रेणुका रे ने यह बात कही और यह पूरी उम्मीद की कि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन फाइनली जो है संविधान लागू होता है, उसमें किसी तरीके का ऐसा प्रावधान नहीं था। लेकिन हाँ, यह है कि बराबरी की बात थी, समता की बात थी। 1971 में महिलाओं की स्थिति के लिए एक समिति गठित की गई। 1971 की बात है, जब इंदिरा गांधी सरकार थी और आप इंदिरा गांधी स्वयं प्रधानमंत्री थी। और इसमें महिलाओं की घटती राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर इस समिति ने बताया कि महिलाओं का ज्यादा प्रेजेंस नहीं है ना। आप खुद देखिए, यहां पर मैंने एक आपको रिपोर्ट दिखाई थी। इस रिपोर्ट में देखिए तो महिलाओं की स्थिति बहुत, ये तो अभी की रिपोर्ट है 2000 जो है, हम 19 को ही देख लेते हैं। आज वर्तमान में 82 महिलाएं हैं, तो उस समय क्या हालत रही होंगी। तो 1971 में इसने कहा कि महिलाएं जो है राजनीतिक तौर पे जो है अभी अवेयर नहीं है, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो कई सारे सदस्यों ने यह भी कहा, इस समिति के कई सदस्यों ने कहा कि जो है महिलाओं को जो है आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन कई सारे सदस्यों ने विरोध भी किया कि आरक्षण जैसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। तो 1971 में एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के कुछ सदस्यों ने रिजर्वेशन की बात की थी। लेकिन इसके बाद 1974 में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए एक समिति और बनाई गई और इस समिति ने जो है एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में इसने कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो नगर निकाय हैं, इनमें महिलाओं की सीटों को आरक्षित कर देना चाहिए। यह बात थी 1974 की। 1974 के बाद 1988 में अगेन फिर से एक जो है आपकी कमेटी बनाई जाती है और इस कमेटी ने भी ये कहा कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए हमें पंचायती स्तर पर, और कम से कम 1/3 आरक्षण तो देना ही चाहिए। और वो चीज हमें देखने को मिलता है जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन आता है, उसमें स्थानीय निकायों में महिलाओं को 73वें और 74वें संविधान संशोधन में 33% का आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, तो 1993 में फाइनली जब नरसिम्हा राव की सरकार थी हमारे देश में, उस समय जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक ने यह आरंभ किया कि जो स्थानीय नगरीय निकाय थे वहां पे महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। तो ये पहली जीत थी। कई सारे राज्यों ने जो है 50% आरक्षण की बात भी की, है ना, तो बहुत बड़ी बात थी। बिहार ने लागू किया, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, केरल है, इस सभी राज्यों ने 50% आरक्षण दे रखा है।
तो एक सोच बदली यहां से। इसके बाद 1996 में एचडी देवगौड़ा की सरकार थी और उस समय 81वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में आया था और यह विधेयक इसलिए आया था कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, ठीक है। लेकिन एचडी देवगौड़ा की सरकार ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाई और फाइनली यह विधेयक भंग हो गया, मतलब लोकसभा ही खत्म हो गई तो विधेयक का स्वरूप भी खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि पहली बार जो है संसद में 81वां जो संविधान संशोधन आपका आया था वो महिला आरक्षण को लेकर के था। इसके बाद जो है एनडीए की सरकार आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो है नेतृत्व में, लीडरशिप में, 1998 की बात है। उसमें भी 12वीं लोकसभा में जो है मतलब 84वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और उसको जो है विधेयक को बहुत विरोध हुआ। कई सारे जो है सांसदों ने विधेयक को फाड़ दिया, विधेयक फिर से लैप्स हो गया और कहते हैं कि फिर 12वीं लोकसभा भंग हो गई और विधेयक का स्वरूप खत्म हो गया। तो दूसरा जो है प्रयास 1998 में हुआ था महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने का। इसके बाद फिर से 1999 में अटल जी की सरकार बनती है, 13वीं लोकसभा बनती है, फिर से एक बार विधेयक पेश किया जाता है, ठीक है। इस मुद्दे पर आम सहमति इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फाइनली विधेयक लाया तो गया लेकिन कई सारे दलों ने इसका समर्थन नहीं किया, ठीक है, और फाइनली ये विधेयक पारित नहीं कराया गया, ठीक है। तो देखिए लगातार प्रयास हुआ, 1996 में प्रयास हुआ एचडी देवगौड़ा, फिर अटल जी की सरकार में लगातार प्रयास चले। फाइनली 2004 में यूपीए की सरकार बनती है ना, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन उस समय था, अब तो वो इंडिया हो चुका है। आपने देखा होगा अभी इस समय नया गठबंधन बना है, दो गठबंधन है, एक चीज ध्यान रखिए, एक गठबंधन है आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको लीड कर रही है बीजेपी, इसको हम एनडीए कहते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसको हम एनडीए कहते हैं, और एक गठबंधन है आपका यूपीए। यूपीए का मतलब क्या है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अभी यही गठबंधन इंडिया के रूप में आ चुका है, ठीक है, ये आप सभी लोगों ने देखा होगा, इंडिया के रूप में आ चुका है। तो मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा यह बोला गया कि भैया आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, और 2008 में मनमोहन सिंह के द्वारा राज्यसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, ठीक है, राज्यसभा में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया और फिर विधेयक को एक जो है कानून और न्याय समिति बनाई गई थी, परमानेंट कमेटी थी, कानून और न्याय जो है स्थायी समिति के पास इसको भेज दिया गया 9 मई 2008 को। इसके बाद 2009 को स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और जब स्थायी समिति ने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया तो कई सारी पार्टियों ने इसका विरोध किया, ठीक है, और ऐसे में संसद में प्रस्तुत किया गया इसको। सबसे बड़ी बात यह कि 2010 में इसको राज्यसभा ने पारित कर दिया, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2010 में मंजूरी दे दी थी, राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया। और लेकिन इसके बाद जो है कहते हैं कि बाद में सरकार के द्वारा कई सारी पार्टियों ने कहा कि भैया यदि ये पारित हो गया तो हम अपना समर्थन ले लेंगे, और गठबंधन सरकार थी और ऐसे में राज्यसभा में विधेयक तो पारित हो गया लेकिन फाइनली लोकसभा में ये पारित नहीं हो पाया। लोकसभा में क्योंकि जो उस समय सरकार थी, गठबंधन सरकार थी, 262 सीटें ही मनमोहन सिंह सरकार के पास थी, बाकी गठबंधन था, तो ओवरऑल हो नहीं पाया ये। ऐसे में ये जो है आपका लटका रहा। अब फाइनली हमारी जो नई संसद भवन बनी और संसद का विशेष सत्र आया तो मौजूदा सरकार के द्वारा 19 सितंबर 2019 को ये विधेयक, वो माफ करिएगा 2023 को ये विधेयक लाया गया संसद के सत्र में, 128वें संविधान संशोधन नारी शक्ति बंधन विधेयक के तौर पे, और फाइनली लोकसभा से पारित हो चुका है। अब इतिहास रचने वाला है, जैसे ही ये राज्यसभा से पारित हो जाएगा वैसे ये विधेयक बिल बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन देखिए एक चीज समझिए, एक शुरुआत है, शुभारंभ है, और एक बार इस विधेयक को पारित होने के बाद ही हम इसको बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये लोकसभा का पहला दिन बहुत ही सकारात्मक रहा और ऐसे में जो है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो भी बातचीत की जाए वो एक तरफ है, महिलाओं को रोजगार, महिलाओं को जो है प्रतिनिधित्व मिलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज ध्यान रखिए, काफी लोग कह रहे हैं कि ये तो अभी 2024 के चुनाव में लागू ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं लागू होगा, ये 2029 के चुनाव जो होंगे, आम चुनाव, तब हो सकता है लोकसभा में लागू हो। क्यों? क्योंकि पहले तो देखिए, जैसे ही मतलब आप सोचिए कि परसीमन होगा, पहले अभी जैसे चुनाव होंगे 2024 को, उसके बाद जनगणना के आंकड़े पेश होंगे। अभी हमारी 2021 के जनगणना के आंकड़े नहीं आए, ठीक है, तो जनगणना के आंकड़े आएंगे। मैं थोड़ा सा एक बार आपको परसीमन का इतिहास बता देता हूं, उसके बाद परसीमन आयोग बनेगा। देखिए परसीमन आयोग का काम क्या होता है, एक संस्था है आपका परसीमन आयोग, ठीक है।
परसीमन आयोग क्या करता है, देश की जितनी भी आबादी होती है उस आबादी का प्रतिनिधित्व कराने के लिए, क्योंकि हमारे यहां पे तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनके सीमाओं का निर्धारण करती है परसीमन आयोग, और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कहीं पर भी। एक कमीशन बनाया जा सकता है, और अभी तक देश में यदि हम बात करें तो टोटल 4 बार परसीमन आयोग बना है, 4 बार। एक बार पहला बना था 1952 में, दूसरा बना था आपका 1963 में, तीसरा बना था 1973 में, चौथा बना था 2002 में। 4 बार परसीमन आयोग बना है। क्या करता है परसीमन आयोग, देश की जितनी भी आबादी होती है, देश की जितनी जनसंख्या होती है, उसका लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व कराने के लिए विधानसभा चुनावों का, विधानसभा क्षेत्रों का, संसदीय क्षेत्रों का क्षेत्र तय किया जाता है कि इस संसदीय क्षेत्र में आप अपना मतदान करेंगे। इसी को हम परसीमन कहते हैं, लिमिटेशन कहते हैं। तो भारत सरकार के अंतर्गत परसीमन अधिनियम पारित किया गया है। परसीमन अधिनियम के अंतर्गत ही एक कमीशन बनाया जाता है और इसकी अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति जारी करते हैं। परसीमन आयोग बनाता कौन है, उसका नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं कहूं वर्तमान में प्रेसिडेंट ऑफ भारत, है ना, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अभी तक 4 बार जो है आपका परसीमन आयोग आ चुका है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। ठीक है, और समय समय पर लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ी है। समय समय पर, जब पहला आम चुनाव था तब पता है आपको लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी थी, 489 सीटें थी शुरुआत में। अभी तो 550 सीटें हैं आपकी टोटल। ठीक है, 550 में से 543 सीटें ही आपकी भरी गई हैं, बाकी सीटें खाली पड़ी हैं। ठीक है, तो 579 सीटें थी, लेकिन समय समय पर परसीमन आयोग ने इस संख्या को बढ़ाया। परसीमन आयोग ने इसके बाद संख्या 522 कर दी, 543 है वर्तमान में ये संख्या, तो ये लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है, 2002 में 2001 की गणना को आधार बना लिया गया था। ठीक है, 2001 की जनगणना जब आई थी तो 2002 में क्या किया गया था, उसको आधार बना लिया गया था। ठीक है, और साथ ही 2002 में एक संविधान संशोधन आया था आपका, 84वां संविधान संशोधन। 84वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि जो अब अगली जनगणना होगी वो 2026 तक, मतलब 2026 तक जो आपकी सीटें होंगी वो 2001 की जनगणना के अनुसार ही मानी जाएंगी। मतलब अभी देखो 2026, अभी 2024 में चुनाव है, अभी 2024 के जो चुनाव होंगे, संविधान में यह प्रावधान है कि 2001 की जनगणना को ही बेस ईयर माना जाएगा। 2026 में अगेन परसीमन आयोग आएगा और ये 2021 की जो जनगणना आपकी होगी, अब देखते हैं सरकार 2021 की जनगणना को आधार मानती है, 2011 की जनगणना को आधार मानती है, ये सरकार ही बताएगी। और उसके हिसाब से तभी तो नया संसद भवन बनाया गया है, ताकि सीटें बढ़ सके। 888 सीटें लोकसभा की रखी गई हैं यहाँ पे, ताकि आने वाले समय पे यदि हमें सीटें बढ़ानी हो तो बैठने की जगह तो हो, है ना। उसमें पुराने संसद भवन में सीटों की संख्या कम थी, तो इसीलिए नए संसद भवन की हमें जरूरत पड़ गई। तो 84वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान आपका किया गया था। परसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके आदेशों की प्रतियां लोकसभा और विधानसभा में रखी जाती हैं, उनमें किसी भी तरीके का संशोधन नहीं किया जा सकता है, यह ध्यान रखिएगा। मैंने देखो परसीमन आयोग के बारे में पर्याप्त जानकारी आपको दे दी। 2000 परसीमन आयोग को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, परसीमन आयोग आने वाले समय पे बनेगा, जैसे ही चुनाव हो जाएंगे उसके बाद जो है आपका निर्वाचन, पहले तो जनसंख्या के आंकड़े आएंगे, जनसंख्या के आंकड़े के बाद परसीमन आयोग आएगा। परसीमन आयोग के द्वारा देश की विधानसभा और लोकसभा की सीटों को तय किया जाएगा, और जब सीटें तय होंगी तो आपका यह विधेयक वहां पर लागू हो जाएगा। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। महिला शक्ति बंधन विधेयक उस समय लागू हो जाएगा और महिला आरक्षण 33% महिलाओं को प्राप्त हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली, और इस प्रक्रिया में टाइम लगेगा, ये 2029 तक पूरी हो पाएगी प्रक्रिया। वैसे बहुत ही स्वागत योग्य होता यदि सरकार 2024 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दे देती। ठीक है, ये बहुत स्वागत योग्य होता, लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए एक विधेयक पारित हो रहा है, यह भी स्वागत योग्य से कम नहीं है, इसको भी स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है, बाकी बहुत सारी पार्टियां ओबीसी आरक्षण को लेकर के अभी लगी हुई हैं। बहुत सारी पार्टियां जो हैं, जैसे कि 2 जो पर्सन थे उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये एक अलग पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ने वाला है सदन में, इस पे जो है स्वागत योग्य कदम है। ठीक है,
तो इस आधार तक जो है इस 15 मतलब अब इसको लेकर के आगे जो भी और प्रावधान आएंगे आपके राज्यसभा से जब ये पारित हो जाता है तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। काफी कुछ मैंने आपको इस विधेयक के बारे में बता दिया। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर प्रतिक्रिया दीजिए, बताइए आपको कुछ जानकारी आपकी इनहेंस हुई, आपको कुछ पता चला। देखो यहाँ पे मैंने सब कुछ कवर कर दिया। विधेयक पारित हुआ उसके बारे में कल पिछले सेशन में एक वीडियो में मैंने आपको पूरा विधेयक बताया था कि विधेयक सरकार ने जो है प्रस्तुत किया है। फिर मैंने लोकसभा में जो अभी हुआ है आपका, अब इसके जो पूरे क्या क्या इसमें और प्रावधान है वो जब विधेयक कंप्लीटली राज्यसभा से पारित हो जाता है तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। मैंने परिसीमन आयोग आपको बताया। मैंने एक आपका टाइमलाइन बताया कि क्या जो है टाइमलाइन रहा है हमारे यहाँ पे महिलाओं के आरक्षण के विधेयक को लेकर के। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधेयक हमारे यहाँ है। ठीक है, चलिए